सो है गैस, वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IRFC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम IRFC की बात करें तो फिलहाल इस कंपनी से रिलेटेड अगर हम देखें तो पिछले कुछ टाइम में परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं है। 52 वीक हाई से 25.4% आपको ये कंपनी नीचे देखने को मिलेगी। और पिछले 1-1.5 साल की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी हमें कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों में देखने को नहीं मिलता। पिछले 1 साल में तो कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 2% से ही ग्रो किया है और प्रॉफिट को ग्रो किया है सिर्फ 4% से। और पिछले 3 साल का CAGR अगर देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ तो सिर्फ 2% से ही देखने को मिली है। तो बोल सकते हैं कि एक टाइम पे जो रेलवे सेक्टर को हाइप मिला था तो उस टाइम इस कंपनी का जो पी था वो 5 का था, और अभी के टाइम पे बीच में जो हाइप के बाद इस कंपनी का पी हुआ था वो 45 का हुआ था। यानी कि काफ़ी गुना कंपनी के वैल्यूएशंस में जंप हमें देखने को मिली थी। बट अभी रिसेंट टाइम्स में कंपनी के वैल्यूएशंस आपको करेक्ट होती हुई दिखी है, क्योंकि कंपनी के अर्निंग्स कुछ खास अच्छी तरह से ग्रो करती हुई दिखी नहीं है। और साथ में अगर कंपनी के पेग रेशो की बात करें तो पेग रेशो कंपनी के करंट वैल्यूएशन को सुपर एक्सपेंसिव दिखा रहा है। पेग रेशो किसी भी कंपनी का अगर 1 से ज़्यादा होता है तो बोला जाता है कि ग्रोथ वाइज कंपनी के वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव हैं। और इस कंपनी का 1 से ज़्यादा नहीं, 10 से भी ज़्यादा है। तो बोल सकते हैं कि फ्यूचर के ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को लगता है कि कंपनी का करंट वैल्यूएशन सुपर एक्सपेंसिव है। और अगर हम बात करें कंपनी के अर्निंग्स की तो रिसेंट टाइम्स में कंपनी ने अर्निंग्स भी कुछ खास अच्छी दिखाई नहीं है। और आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले ईयर्स में भी कंपनी वैसे ही फ्लैट अर्निंग्स ग्रोथ दिखाएगी, तो उस केस में 25 का पी भी किसी कंपनी को मार्केट क्यों देगी। तो इसी वजह से बोल सकते हैं कि पेग रेशो इस कंपनी के वैल्यूएशंस को ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर एक्सपेंसिव दिखा रहा है। और इस कंपनी के अगर अर्निंग्स की बात करें तो Q2 के जो अर्निंग्स हैं वो हमें कल के दिन आते हुए देखने को मिलेंगे 15 अक्टूबर। और उस अर्निंग्स के साथ कंपनी आपको इंटरिम डिविडेंड भी देती हुई नजर आएगी। अब डिविडेंड छोड़ो, हटाओ, डिविडेंड तो सभी कंपनीज कभी ना कभी दे ही देती है। बट अगर हम बात करें अर्निंग्स की तो अर्निंग्स इस कंपनी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रोथ कंपनी दिखाती है, मान लो 20% का अपने रेवेन्यू में, 20% प्रॉफिट में, तो उस केस में 25 का जो पी है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड कंपनी कर लेगी। बट अगर कंपनी हर बार 1% से ग्रोथ, 2% से ग्रोथ, 3% से ग्रोथ, कभी कभी फ्लैट ग्रोथ, ऐसा नंबर रिपोर्ट करेगी तो उस केस में वैल्यूएशंस को मेंटेन कर पाना कंपनी के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। अदरवाइज कंपनी को ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा मेंटेन कर लो अपने माइंड में कि नंबर्स कंपनी के लिए अब मैटर कर रहे हैं। क्योंकि पहले जैसी बात अब नहीं है कि वैल्यूएशन इस कंपनी का बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि गवर्नमेंट रेलवे सेक्टर में काफ़ी बड़े एलोकेशन कर रही है। एलोकेशंस की जो न्यूज़ है वो पहले के मुकाबले थोड़ी सी रुक चुकी है। अब अर्निंग्स मैटर करेंगे और अर्निंग्स इस कंपनी की तरफ से आ नहीं रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें डेटा के बेसिस पे है, तो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम वारे रिन्यूएबल्स की बात करें तो बीच में ये कंपनी काफ़ी फोकस में थी भाई। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी के अर्निंग्स, जिसमें कंपनी के रेवेन्यू काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करते हुए दिखे थे। ग्रोथ के नंबर को देखोगे तो 47.73% थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर ग्रोथ हमें 100% से भी ज़्यादा की देखने को मिली थी। अगर हम बात करें इबिट्टा मार्जिन के बारे में तो 20.39% का इबिट्टा मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया था। पिछले साल 13.65% था। और कंपनी ने अनएक्सिक्यूटेड ऑर्डर बुक को भी मेंशन किया था 3.48 गीगावाट का,
जिसके बेसिस पे 3500 करोड़ का रेवेन्यू तो कंपनी आराम से जनरेट कर सकती है। कंपनी ने एग्जीक्यूट किया था 1621 मेगावाट का ईपीसी प्रोजेक्ट 2026 के फर्स्ट हाफ में। और साथ में दोस्तों ये भी बताया था कंपनी ने कि ये जो जीएसटी रिडक्शन हमें दिखी है सोलर मॉड्यूल्स में 12% से 5%, इससे कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमें डिक्रीज़ होता हुआ दिखेगा और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमें इंक्रीज़ होती हुई दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें कंपनी से रिलेटेड एक पॉजिटिव पॉइंट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बट अगर हम बात करें कंपनी से रिलेटेड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, तो मेंशन है यहाँ पर देयर आर कंसर्न अबाउट पोटेंशियल डिले इन ऑर्डर बुकिंग ड्यू टू एक्सटेंशन इन पीपीए साइनिंग, यानी कि बोल सकते हैं पीपीए साइनिंग के एक्सटेंशंस की वजह से कंपनी कंसर्न है कि कंपनी के जो ऑर्डर बुकिंग है उसमें हमें डिले देखने को मिल सकता है, जिससे कंपनी के ऑर्डर बुक में इसका इफेक्ट दिख सकता है। बट अभी के टाइम पे जो कंपनी का ऑर्डर बुक है उसके एग्जीक्यूशन करते करते अगर ऑर्डर्स कंपनी को मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर एग्जीक्यूशन के बाद भी कंपनी को ऑर्डर्स नहीं मिले, उसमें डिले होती हुई रही, तो फिर कंपनी के लिए एक नेगेटिव बात ये बहुत बड़ी रह सकती है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी थोड़ी सी प्राइसिंग प्रेशर फेस कर रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया रखा था कि 1 मेगावाट के एग्जीक्यूशन पे कंपनी पहले टारगेट करती थी 1.1 करोड़ से लेकर 1.2 करोड़ का रेवेन्यू, बट अभी के टाइम पे 85-87 लाख कंपनी टारगेट करती है 1 मेगावाट के एग्जीक्यूशन पे। प्राइसिंग प्रेशर कंपनी को फेस करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें कंपनी के अच्छे खासे ग्रोथ इन एग्जीक्यूशन के बारे में, तो पिछले कुछ टाइम में वो काफ़ी सही रहा है। पहले कंपनी जितना एग्जीक्यूशन करती थी एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में, अब कंपनी उससे कहीं ज़्यादा करती है। अच्छे एग्जीक्यूशन के बावजूद भी कंपनी की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आने वाला कैश है वो फ्लैट ही है। मतलब मान लो अगर कंपनी ने अच्छे एग्जीक्यूशन किया एक साल और एक अमाउंट मान लो रेवेन्यू का रिपोर्ट किया और कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 100 करोड़ का कंपनी के पास कैश आया, तो आगे चलकर अगर कंपनी ग्रो की, ज़्यादा एग्जीक्यूशन की, ज़्यादा रेवेन्यू की, तो कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो पैरामीटर है उसमें ज़्यादा कैश दिखनी चाहिए, बट वो है नहीं, वो अभी भी फ्लैट ही है। तो ये चीज़ एक पॉइंट है जो कि आपको नोट करनी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जियोपॉलिटिकल टेंशंस की और ट्रेड अनसर्टिनिटीज़ की, अगर हम बात करें ओवरसीज बिजनेस में, तो उसमें अभी भी लॉट्स ऑफ अनसर्टिनिटीज़ बनी हुई है और वो कंपनी के बिजनेस में इम्पैक्ट डाल सकती हैं। बाकी अभी रिसेंटली डेटा सेंटर के बारे में जो कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिला था, उन सारी चीज़ों के बावजूद भी एक पॉइंट मेंशन किया गया है कि अभी तक कंपनी ने कोई भी डेटा सेंटर ईपीसी सेगमेंट में ऑर्डर सिक्योर नहीं किया। तो बोल सकते हैं कि कुछ चीज़ें कंपनी से रिलेटेड तो काफ़ी हाईलाइट हुई हैं जिसके बेसिस पर मार्केट ने रिएक्ट किया है, बट कुछ चीज़ें हाईलाइट नहीं हुई हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट करके चल सकते हैं। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। अब इन्फोसिस को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे सेबी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर सेबी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस परसों अपने Q2 के रिजल्ट को रिपोर्ट करेगी। इसको लेकर एक्सपेक्टेशन ये है कि कंपनी के रेवेन्यू हमें इंक्रीज़ होते हुए दिख सकते हैं डील विंस की वजह से। बट कंपनी का सबसे कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेगमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, वो अभी भी कंपनी के लिए री साइलेंट रह सकता है, यानी कि वहाँ से अभी भी कंपनी को कुछ खास अच्छे नंबर्स में भी ना मिले। तो मेंशन है कि एनालिस्ट उम्मीद कर रहे हैं कि सिक्वेंशियल बेसिस पे अपटिक देखने को मिल सकती है कंपनी के बॉटम लाइन पे और कंपनी के टॉप लाइन पे। टॉप लाइन का मतलब होता है रेवेन्यू, बॉटम लाइन का मतलब होता है प्रॉफिट। अप स्टिक देखने को मिल सकती है, इसका मतलब कंपनी के सिक्वेंशियल बेसिस पे यानी कि Q1Q बेसिस पे रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है डील विंस की वजह से। और एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो यहाँ पर मेंशन है कि 44,068 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट मार्केट कर रही है इस कंपनी के Q2 से। इसमें Q1Q बेसिस पर 4.3% की ग्रोथ दिख सकती है। और अगर हम बात करें कंपनी के ईयर ऑन बेसिस के नंबर्स के बारे में, तो वहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू रहेगा वो 7.5% से ग्रो कर सकता है। और बाकी अगर हम इसके पीयर्स की बात करें तो पीयर्स ने नंबर्स अभी रिसेंटली अच्छे रिपोर्ट्स किए थे, तो एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से भी अच्छी रहेगी। अब देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस नंबर आती है या फिर एक्सपेक्टेशन से अलग आता है। तो आप इस कंपनी के नंबर से क्या उम्मीद करते हो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगली कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, HDFC ग्रुप की कंपनी है और काफ़ी बड़ी कंपनी है। 15 अक्टूबर यानी कि कल के दिन कंपनी ने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया है, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी बोनस आपको देती हुई नजर आएगी। तो कंपनी का नाम क्या है भाई? HDFC EMC। इसी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी जो HDFC बैंक है उसने रिसेंटली बोनस दिया था। अब इसकी भी बोनस की न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है।
सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, बाकी शेयर होल्डर नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। सो दोस्तों होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।